विजय काका। काका मैं संजय बोलता है। बोलो दामाद जी, कैसे याद किया? काका थोड़ा पैसा उधार चाहिए, अर्जंट है। किती पाहिजे? 3000 रुपये। ठीक आहे, घरी येऊन घेऊन जा। पण काका मी ड्यूटीवर आहे। आप राणे मैदान पर पैसा लाकर दे सकते हैं? मैं उधर ही वेट कर रहा हूँ। ठीक है, एक 10 मिनट में पहुंचता हूँ मैं। हेलो सब ठीक तो है ना बाबा? हो काका हो, मस्त है मस्त है। और साक्षी ठीक है ना? एकदम अच्छी है काका, कोई लफड़ा नहीं। बस आप राणे मैदान पर आ जाइए। अच्छा ठीक है। अरे नीट घाल रे कवर। सरिता, हाँ अरे ऐकलंस का? बोला। जरा 3000 रुपये देना, वो साक्षी के पति को देने हैं। इतनी रात को? पता नहीं, कुछ अर्जेंट है बोल रहा था। विराज तू भी चल मेरे साथ, स्कूटर निकाल। ठीक है। 10 मिनट में राणे मैदान पहुंच रहा है, तो तैयार है ना साक्षी? हो। काय झालं? और संजय का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। तो एक काम कर विराज, मैदान के उस साइड में देख, उसकी टैक्सी खड़ी होगी। मैं इधर देखता हूँ। जी मौसा। पूरे 1 घंटे इंतजार करने के बाद भी जब उसके मौसा विजय जाधव वापस नहीं आए तो विराज घर लौट आया और उसने अपनी मौसी सरिता को सारा किस्सा बताया। विजय जाधव का सेल फोन ऑफ आ रहा था। यह बड़ी अजीब बात थी क्योंकि साक्षी विजय जाधव की सगी भतीजी थी और संजय उसका पति। संजय और साक्षी का सेल फोन भी ऑफ आ रहा था। रात भर इंतजार करने के बाद सरिता और विराज संजय के घर पहुंचे। सरिता, विराज, क्या हुआ? साक्षी के काका यहाँ आए थे क्या? नहीं तो क्यों? साक्षी और संजय भाजी क्या है मौसी? मला नहीं माहिती। मैं अभी उठी हूँ, वो लोग भी घर पे नहीं है। पता नहीं कहाँ चले गए हैं। अरे देवा, ये भी रात भर घर नहीं आए हैं। मौसी, मुझे लगता है हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। काहीतरी सॉलिड लोचा है। ये विजय जाधव से तुम्हारा क्या रिश्ता है? सर, ये मेरी मौसी है। इन्हीं के साथ रहता हूँ मैं। अभी 12वीं की तैयारी कर रहा हूँ। मेरे माँ बाप वो दोनों कोकण में रहते हैं। और ये साक्षी और विजय जाधव का क्या रिश्ता है? साक्षी मेरे पति के छोटे भाई अजय की लड़की है। हम सब कोकण के हैं। साक्षी भी 10वीं की तैयारी करने के लिए हमारे यहाँ आई थी 1 साल पहले। अरे अरे बस 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 बेटा बस। देख, यहाँ अब मन लगा के पढ़ाई करना है। अनाजे, तू फिक्र करो ना उससे। अब इसको 10वीं पास कराने का जिम्मा मेरा है। मैं और इसकी आई दोनों डांट डांट के थक गए। 10वीं में 2 बार फेल हुई। बच्चे बड़ी हो गई है, उसे डांटने से नहीं प्यार से समझाते हैं। अब देख, मेरे यहाँ आ गई ना तो मेरा कहा मानेगी। अब तू डायरेक्ट अगले साल आना मिठाई का डिब्बा लेके। सरिता, तू बोल रही थी ना तुझे बेटी चाहिए, अब आ गई बेटी। देख, जा आजा बेटा। दादा, तुम मेरे बड़े भाई से ज्यादा पिता के समान हो। मैं तुम्हारा उपकार। अरे पागल हो गए तू? तेरे मेरे बीच में काय क्या है रे उपकार? और साक्षी का सिर्फ तेरी बेटी है? अभी इस विषय पर कोई चर्चा नहीं चाहिए। पहले ये बता, गांव से हापुस आम लाए कि नहीं? 4 पेटी लाए दादा, अपने ही पेड़ के। अरे वाह, अब तो मन भर के हापुस आम खाऊंगा रे।
1 साल पहले 10वीं की तैयारी करने आई थी और उतने में इस रिक्शा ड्राइवर संजय से शादी भी कर ली। जी हाँ साहब, मेरा बेटा ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं है, लेकिन वो बहुत भला है, बहुत मेहनती है और वो इनके साक्षी से सच्चा प्यार करता है। हमें तो कुछ भी मालूम नहीं था सर। मेरे पति ने बहुत पैसा खर्च करके साक्षी को ट्यूशन क्लास में दाखिल करवाया था। हमें तो यही लगता था कि साक्षी रोज ट्यूशन क्लास जाती है। गोमुसंगतीन माझ्या तू येशील काय, गोमुसंगतीन माझ्या तू येशील काय, माझ्या फिरतेची राणी तू होशील काय, गोमुसंगतीन। ये लो। सुन, तू 18 की हो गई है। हाँ क्यों? फिर तो 10वीं के एग्जाम तो शादी के बाद भी दे सकती है। काय तेरे इसका है, मैं तुझसे शादी क्यों करूंगी? क्योंकि तेरे गाल लाल हो गए, सांसें फूल रही हैं तेरी, और देख आंखें मुस्कुरा रही हैं। वैसे मेरी खोली कोई महल नहीं है, लेकिन जब तू आ जाएगी ना तो हम मिलकर बनाएंगे ताजमहल। बोल बनाना है? साक्षी के बाबा बहुत बिगड़ गए थे जब साक्षी ने उन्हें संजय के बारे में बताया। अरे ऐसे मुंह काला करने के लिए भेजा था तुझे? मेरी नहीं तो कम से कम काका की इज्जत का ख्याल की होती बेशरम। ये देख, कोई मुंह काला वाला नहीं किया है हमारे साक्षी ने। मुंह काला कब होता जब वो कोई गलत करती, तो ऐसा कोई गलत तो किया नहीं है ना उसने। साक्षी बेटा, ऐसा कोई गलत नहीं किया है ना तूने? काका, हम सच्चा प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। संजय अच्छा लड़का है। हाँ अच्छा लड़का है। तू गप्प बस रहे। ये देख, मैंने पता किया है, संजय अच्छा लड़का है। अब गरीब है तो क्या हुआ? अरे हम तो कभी इससे भी ज्यादा गरीब थे, लेकिन लड़के में कोई बुरी आदत नहीं है। हाँ? ईमानदार है, मेहनत से कमाता है, और सबसे बड़ी बात तो हमारे बच्चे से प्यार करता है। ये देख, तू टेंशन मत ले, शादी का पूरा खर्चा मैं उठाऊंगा। अरे दादा ये अरे गप बस, मुझे चर्चा नहीं चाहिए अभी। देख, अरे घर की इज्जत को इज्जत से विदा करते हैं, समाज में गर्दन झुकनी नहीं चाहिए हमारी। हाँ। शादी कब हुई थी? 1 महीने पहले, 1 जुलाई को। दहेज को लेकर कुछ अनबन हुई थी? नहीं साहब, हमने कुछ नहीं मांगा, सब कुछ अच्छी तरह से हो गया था। मेरे पति ने अपनी तरफ से बहुत कुछ दिया साक्षी को। साक्षी की विदाई के बाद तो जैसे उनका दिल बैठ गया था। हर हफ्ते कुछ न कुछ लेकर जाते थे उसके लिए। अरे संधि जी आप। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। अब कधी आलात तुम्ही? ये क्या है, अभी कुछ साड़ियाँ लाया था साक्षी के लिए। वैसे आपके लिए भी साड़ी लाया हो। कशाला उगाच माझ्यासाठी? हाय, मैंने काका को बोला था कि मुझे साड़ी नहीं चाहिए, लेकिन काका सुनते ही नहीं। काका, मला एक आई नको। बेटा, ये तुम्हारे पिता समान है, अगर वो तुम्हें प्यार से कुछ दे रहे हैं तो ले लो ना चुपचाप। और कल रात साक्षी के पति संजय ने विजय यादव से 3000 रुपए मांगे। हो सर, और वो भी एकदम अर्जेंट। मैं और मौसा जी गए थे रानी मैदान पैसे लेके, लेकिन फिर मैंने देखा कि मौसा जी साक्षी ताई के साथ संजय भाऊ की रिक्शा में बैठ के कहीं चले गए। रिक्शा का नंबर याद है? हाँ साहब, MH02Z484। पाटिल, आरटीओ में फोन करके पता करो कि ये रिक्शा किसके नाम पे रजिस्टर हो। सर, और आप दोनों का घर तो 5 मिनट की दूरी पर है ना? हो साहब। तो संजय और साक्षी ने आपको बताया नहीं कि दोनों कहाँ जा रहे हैं? रात को खाने के बाद मेरा बेटा और बहू दोनों बाहर टहलने जाते हैं। मुझे लगा ऐसे ही गए होंगे, फिर मैं दवाई खाई और सो गई। सरिता जी, क्या इसके पहले कभी संजय ने आपसे पैसों की मांग की थी? कभी नहीं, ये पहली बार था। मेरा बेटा बहुत ही खुददार लड़का है, उसने आज तक कभी किसी से पैसे उधार नहीं लिए। फिर पता नहीं अचानक उसे समधी जी से 3000 रुपये क्यों मांगने पड़े। सब पता चल जाएगा। पाटिल, साक्षी, संजय और विजय यादव तीनों के लेटेस्ट फोटोग्राफ इन लोगों से ले लेना, तीनों के मोबाइल नंबर ट्रैकिंग पे डाल दो और तीनों की मिसिंग कंप्लेंट भी लिखवा लेना। हो सर, चलिए आप लोग मेरे साथ आइए। साहब, क्या लगता है आपको? कोई कुछ बोल नहीं रहा है। ये घरेलू मामले बड़े पेचीदे होते हैं, लोग खुलकर बात नहीं करते। पाटिल, हमें इनकी खामोशी को सुनना होगा। एक काका, उनकी हाल ही में ब्याही भतीजी और उस भतीजी का पति, तीनों गायब थे।
इतनी रात को क्या इमरजेंसी आ गई थी? कई सवाल उठ रहे थे और तब डोंबिवली के एक दूसरे मैदान से खबर आई जिसने इस घरेलू मामले वाले केस को खून से सींच दिया। साहब इस तरफ आइए। सर, साक्षी और संजय के सेलफोन्स अभी भी ऑफ है और ये भी सुनने में आया कि संजय किसी धनी का ऑटो किराए पे चलाता था। नहीं साहब, शादी से पहले संजय ऑटो चलाता था। शादी के बाद वो ऑटो चलाना बंद कर दिया था और सुपर कूल टैक्सी सर्विस में नौकरी करने लगा था। तो फिर वो ऑटो किसका था जो विराज ने देखा था? सर, आरटीओ से बात हुई है, आज शाम तक सारी डिटेल्स मिल जाएगी। ठीक है, इन्होंने जो मिसिंग की कंप्लेंट लिखाई उसको अपडेट कर देना। संजय और साक्षी के ऊपर किडनैपिंग, मर्डर और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का चार्ज लगा देना। हो साहब। साहब मेरी बेटी अपने खुद के काका का अपहरण और हत्या कैसे कर सकती? उसके लिए तो दादा ने वो किया था जो शायद मैं कभी नहीं कर पाता। ये बगा अजय जादव, बड़े बड़े जुर्म परिवार के अंदर ही होते हैं। लेकिन हमारे परिवार में तो ऐसी गड़बड़ नहीं थी साहब। पहले अपने काका के पैर छू, पहला हक उनका बनता है। बस हमारे परिवार का आपसी प्यार ऐसा ही बना रहेगा। हमारा ये रिश्ता अभी खत्म नहीं हुआ है बेटी। ये तो एक नई शुरुआत है और तू कभी अकेली नहीं रहेगी। तेरा एक काका साहे की तरह हमेशा तेरे साथ रहेगा, समझी ना? मेरी साक्षी अब विजय दादा की बहुत इज्जत करती थी साहब। अजय जादव, पता चल जाएगा कि ऐसा क्या हुआ था कि इज्जत नफरत में बदल गई। देखिए, ये मर्डर 3000 रुपए के लिए नहीं हुआ है। संजय और साक्षी के अलावा और लोग भी इसमें शामिल थे। पर क्यों साहब? दादा ने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था, हमेशा भला ही किया था। मुझे तो लगता है उस संजय ने ही कोई चाल चली होगी, मेरी साक्षी को फंसाया होगा। बहुत ही जल्द पता चल जाएगा। पुलिस को साक्षी और संजय पर शक हो गया था कि उन्होंने साक्षी के पिता समान काका विजय जादव का कत्ल किया है, लेकिन इस कत्ल के पीछे कोई ठोस वजह पकड़ में नहीं आ रही थी। इस केस के पत्ते धीरे धीरे तब खुलने लगे जब पुलिस को यह पता चला कि वो ऑटो कहां था। ऑटो रिक्शा का ड्राइवर यहीं रहता है? हाँ साहब, मुन्ना नाम है उसका। कुछ लफड़ा हुआ क्या? हम इसी मुन्ना को ढूंढ रहे हैं। पास के मैदान में हुए मर्डर केस में इसी ऑटो का इस्तेमाल किया गया था। मुन्ना अब गायब है। हाँ साहब, वाड़ी में तो सब लोग यही बातें कर रहे थे कि... क्या बातें कर रहे थे? यही कि संजय और साक्षी के साथ साथ संजय के 3 दोस्त, वो भी अभी तक घर नहीं लौटे। एक वो अभिषेक, किराने वाले का लड़का, दूसरा वो जावेद, मैकेनिक है, और तीसरा वो कॉलेज में पढ़ने वाला लड़का अजय। और ये ऑटो रिक्शा वाला मुन्ना? संजय और मुन्ना एक टाइम में 50-50 रिक्शा चलाया करते थे। मतलब एक शिफ्ट ये एक शिफ्ट वो। अब सिर्फ मुन्ना ही गाड़ी चलाता है। वो रहा मुन्ना। मंगेश सावंत, मुन्ना। ओ साहब। संजय कहाँ है मुन्ना? वो मुझे नहीं पता साहब। संजय कहाँ है? साहब मैं सच बोल रहा हूँ साहब, मुझे कुछ नहीं मालूम है साहब। विजय जादव के किडनैपिंग में तेरा रिक्शा इस्तेमाल हुआ था जो संजय चला रहा था। सच सच बता दे, संजय कहाँ है, वरना पूरी जिंदगी रिक्शा अप डाउन में चलाते बैठेगा। मुझे नहीं मालूम था कि संजय मेरा रिक्शा कहाँ लेकर गया था। जब से उसने ये लाइन छोड़ी तब से मैं उससे कभी नहीं मिला। परसों रात को वो अचानक मेरी खोली पे आया और उसके साथ में उसकी बीवी साक्षी भी थी साहब। अरे संजय, वही नहीं, आओ अंदर आओ। अरे नहीं मुन्ना, फिर कभी आएंगे। मुझे तेरी रिक्शा चाहिए। क्या वापस ऑटो लाइन में आने का इरादा है? अरे नहीं रे, मैं अपनी टैक्सी चलाकर मस्त है, बस सिर्फ अभी के लिए चाहिए। और तेरी वहिनी को सैर कराने लेकर जाना है ना? जरूर लेके जा। ये ले चाबी। चल मुन्ना, मिलता है। आराम से, कोई घाई नहीं है। सुबह तक भी गाड़ी लौटाएगा तो चलेगा। वैसे भी मुझे अब नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। चल 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 चल।
फिर गाड़ी तेरे पास आई कैसे? साहब मुझे लगा कि वो सुबह गाड़ी लौटाएगा, लेकिन वो रात के तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे वो सर गाड़ी लौटा के चला गया। अरे संजय, मुन्ना ये ले चाबी। तू सुबह लौटाने वाला था ना? नहीं मुन्ना, वो मेरा काम हो गया। काम हो गया? संजय, सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ सब ठीक है। चल मैं निकलता है। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं मालूम है साहब। सोच ले मुन्ना, आखिरी चांस दे रहा हूं मैं तुझे। हाय शपथ साहब, माँ कसम साहब, मुझे कुछ नहीं मालूम है साहब। सर, साक्षी का फोन ऑन हुआ था सर, विठल नगर बस स्टेशन के पास हरिओम गेस्ट हाउस। लेडी कांस्टेबल को साथ में ले लो। सर। पाटिल साहब, गेस्ट हाउस के मैनेजर को पता है ना क्या करना है? हो साहब, समझा दिया है। अभिषेक, तेरा सातारा का टिकट, जावेद तेरा जालना का, और जय तू पुणे निकल रहा है यार। और ये कुछ थोड़े बहुत पैसे हैं, आपस में बांट लो तीनों। अरे यार रखना अपने पास पैसे, क्या है दोस्ती में ये सब। मेरे कारण तुम सब लोग फंस गए ना? बस क्या भाभी, राखी बांधी आपने हम तीनों को। हाँ जावेद, लेकिन हमारे प्लान में ये सब तो नहीं होना था। प्लानिंग में थोड़ा 19-20 होता है। विराज वहाँ नहीं आया होता तो हम लोग अपने अपने घरों में बैठे होते। जो काम करना था वो तो हो गया, बस अब जो होगा देखा जाएगा। संजय, अभी तुम दोनों का क्या प्लान है? मैंने जलंधर की टिकट निकाली है यार। उधर मेरा एक दोस्त है, टैक्सी चलाता है, तो बोला कि तू इधर आ जा, वो सब सेट कर देगा। चलो यार, ट्रेन का टाइम हो रहा है, निकलते हैं, फिर पता नहीं कब मिलेंगे। ओ मैनेजर साहब, मैनेजर साहब, ओ मैनेजर साहब, अरे दरवाजा खोलो, दरवाजा काहे को बंद किया है? मैनेजर साहब, नहीं, इन्हें कुछ मत करो। अच्छा, बस सभी के सभी यही मिल गए, लेके चलो सबको। कहाँ मारला? ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। हाँ पाटिल, लाल मिर्ची लेके आ। नहीं नहीं, मैं जानते, मैं सब कुछ बताती हूँ। उन्हें मत मारिए, और मत मारिए उन्हें। हाथ जोड़ती हूँ आपके, पाए पड़ते, जो भी कुछ हुआ सब मेरे कारण। उन्हें छोड़ दीजिए, उन्हें कुछ मत कीजिए। काफी पूछताछ के बावजूद संजय और उसके तीनों जिगरी दोस्त विजय जाधव की हत्या के बारे में मुंह नहीं खोल रहे थे, लेकिन उनकी दर्द भरी चीख सुनकर साक्षी की जुबान खोली। साक्षी ने पुलिस को बताया कि किस तरह से विजय जाधव की हत्या की गई, लेकिन जब हत्या का कारण साक्षी की जुबान पर आया तब पुलिस कर्मचारी भी सुनकर दंग रह गए। साक्षी की कांपती जुबान ने उस सच को बयां किया जो हमारे देश के हजारों घरों की दीवारों के बाहर नहीं जाता, बस इन दीवारों में यादों का मुर्दा बनकर दफन हो जाता है। साहिब, मेरी संजय से सगाई हुई थी और शादी की डेट 1 जुलाई की फिक्स हुई थी। मैं बहुत खुश थी, बहुत खुश। अगर साक्षी, मैं मंदिर जा रही हूँ, तू भी चल। मुझे समझ नहीं आता, आप हर सोमवार को उपवास रखती हैं, मंदिर जाती हैं, ऐसा क्यों काकू? ताकि तेरे काका की लंबी उम्र और लंबी हो, उनकी तबीयत हमेशा ठीक रहे। तू भी क्या करना अपने संजय के लिए। अरे ना बाबा ना, पहले संजय से शादी तो होने दो। लेकिन हाँ,
अगर आप काका के लिए उपवास रखने को बोलोगी तो मैं अभी शुरू हो जाती हूँ। नको नको, उपवास मत रखो काका के लिए, बस उनको टाइम से दवाई दे देना। बरका, बोलना नहीं। नहीं बोलूंगी काकू। चल ये तेमी। काकाले वाटतं। काका, आपकी दवाई। अरे तूने क्यों तकलीफ की, मैं ले लेता। काकी मुझे कह के गई थी कि आपको टाइम पे दवाई दे दूं। विराज और राजू कहाँ गए? वही क्रिकेट का भूत ना? हो काका, वो दोनों तो कैप भी लगा के नहीं गए। ये लीजिए। अरे वाह, तेरी सगाई की अंगूठी तो बहुत सुंदर है। ये बस नहीं थे, ये बस मस्त है ना? हाँ मस्त है। काका, मस्त है ना? ये क्या कर रहे हैं आप? मस्त है ना? काका, मस्त है ना? हाँ? मस्त है ना? याद रख, तू अगर किसी से कहेगी तो भी कोई यकीन नहीं करेगा, मगर मैंने अगर कह दिया कि ये सब तेरी मर्जी से हुआ है तो सब यकीन करेंगे। तेरा संजय भी यकीन करेगा। संजय ना? मुझे लगा ये कोई बहुत ही गंदा सपना है जिसमें मेरे खुद के काका ने मुझे गंदा किया, माझा बलात्कार केला साहेब। मैं सोचती रही कि अब ये सपना ख़त्म होगा, अब उठूंगी, पर ऐसा नहीं हुआ साहिब। ये बुरा सपना चलता रहा, 3 महीने तक चलता रहा साहिब। विजय ने अपने छोटे भाई अजय की बेटी साक्षी के साथ बलात्कार किया था। छोटा भाई अजय अपनी बेटी साक्षी को विजय की हिफाजत में सौंप कर गया था। साक्षी विजय को अपने पिता से ज्यादा सम्मान देती थी। 2 महीने बाद साक्षी की शादी होने वाली थी और इसी दौरान विजय जाधव ने अपनी विकृति का जहरीला फन उठाया। उस दिन से लेकर साक्षी की शादी से 2 रात पहले तक विजय जाधव ने अपनी भतीजी को बार बार डसा, उसे सुन और बेजुबान छोड़ दिया। साक्षी इस घिनौनी हरकत के बारे में किसी को कुछ नहीं बता पाई, बस इंतजार करती रही कि कब उसकी शादी हो जाए और उसे इस भयंकर दर्द से छुटकारा मिले, लेकिन नहीं। अरे बस बस बेटे बस, हमारे साथ तेरा ये रिश्ता अभी खत्म नहीं हुआ है। तेरा ये काका साए की तरह हमेशा तेरे साथ रहेगा। घर में कोई नहीं है ना साक्षी? तो आजा फिर। काका, मुझे साड़ी नहीं चाहिए, मैं चाय लेके आती हूँ। इतना बोला तेरे, आ मेरे पास। काका, मेरी शादी हो चुकी है। तेरी शादी अगर मैं करवा सकता हूँ तो तोड़वा भी सकता हूँ। जरा इधर। अरे संदीप जी आप? नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। मैं अलग अलग लोगों को अलग अलग झूठ बोलती रही कि मेरी ये उंगली कैसे टूट गई। खुद से भी झूठ बोलती रही क्योंकि मुझे यकीन ही नहीं होता था कि मेरे खुद के काका मेरा बलात्कार कर सकते हैं। लेकिन साहिब, मैं संजय से ज़्यादा दिन झूठ नहीं बोल पाई। साक्षी, एक बात पूछूं? हाँ पूछो ना।
तो दुखी है ना? नहीं तो। झूठ बोल रही है तो। मुझे पता है कि तू क्यों दुखी है। क्या पता है? यही कि तू मेरे साथ खुश नहीं है। मेरी नौकरी से, मेरी कमाई से, इस छोटी सी खोली में दम घुटता है ना तेरा। तू अपने काका के पास जाना चाहती है? नहीं नहीं, कभी कभी नहीं। मैं उस घर में कदम भी नहीं रखना चाहती, और ये भी नहीं चाहती कि वो आदमी इस घर में आए। क्या हुआ? कोई झगड़ा हुआ क्या? नहीं, सब खत्म हो गया। साक्षी बोल ना। मला सांग ना मला। संजय वो मेरा काका नहीं, वो तो एक राक्षस है। साक्षी बस। अब वो राक्षस तुझे कभी नहीं छुएगा। बहुत दूर चले जाए। नहीं, विजय जाधव दूर जाएगा, और इतना दूर जहां से कभी कोई नहीं लौटता। नहीं नहीं, तू फिक्र मत कर साक्षी, कुछ नहीं होगा, मैं सब संभाल लूंगा। साहब, साक्षी मेरे तीनों दोस्तों को राखी बांधती है। जब मैंने इन तीनों को वो बात बताई तो इन तीनों ने कसम खा ली कि विजय जाधव को तो मारना ही मारना है। मैंने अपने दोस्त मुन्ना से उसका ऑटो लिया और विजय जाधव को 3000 रुपए के बहाने राणे मैदान पर बुलाया। बस। विराज साथ आ गया तो गड़बड़ हो गई, लेकिन फिर भी हम तीनों पीछे नहीं हटे। संजय, अरे क्या रे, कितना टाइम लगा दिया है? हाँ? अरे क्या तो फिर से रिक्शा चलाना चालू कर दिया? साक्षी, तू पण आलीस? सब ठीक तो है ना बाबा? काका आप अंदर बैठिए ना, आपसे कुछ बात करनी है। कैसी बात कर? क्या चल रहा है तुम लोगों का? क्या करता है? अरे, अरे जय और जावेद हमें अनुपम नगरी मैदान पर मिले और हम चारों ने मिलकर हम पांचों ने मिलकर ये सब क्या हो रहा है? साक्षी, तो बता इन लोगों को। नहीं काका, आप ही बोलिए। जिस बात के लिए आप मुझे धमकियां दे रहे थे, वो बात अब संजय को बता दीजिए। कौन सी बात बेटी? अब बेटी बोल रहा है मुझे? बोल मेरे पति को, बता मेरे भाइयों को। कैसे तूने मेरा रेप किया था? कभी ने कैसे तूने मुझे धमकियां दी? मेरे मामा ने तुझ पे भरोसा करके तेरे घर भेजा और तूने अपनी भाई की बेटी के साथ। छी, तू है तुझ पे साले गंदे कीड़े कुतरिया। देखो साक्षी, विजय जाधव को तो सजाए मौत मिलनी ही चाहिए थी, पर तुम लोगों के हाथों से नहीं, कानून के हाथों से। पर साहब,
कानून विजय यादव को सजाए मौत कभी नहीं देता। शायद नहीं, पर जो जिल्लत भरी जिंदगी उसे मिलती थी वो उससे जीते जी मार डालती थी, और तुम दोनों की जिंदगी शुरू होने के पहले खत्म नहीं होती। दुर्भाग्यवश जो सजा विजय यादव को मिलनी चाहिए थी, कानून अब तुम्हें देगा। बाबा, आपको लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ, है ना? काका तो आपके लिए दूध के धुले थे। आप सोच रहे होंगे कि मुझ में ही कोई खोट है ना बाबा? अरे एक बार तो बोली होती। आप दिल से नहीं बोल रहे बाबा, तभी तो आंखें नहीं मिला पा रहे आप मुझसे। काका ने ठीक ही कहा था, कोई मेरा यकीन नहीं करेगा, बोल के कोई फायदा ही नहीं। चला चला। साक्षी, संजय, जावेद, अभिषेक और जय को कोर्ट में पेश किया गया। इनके खिलाफ चार्जशीट का ऑर्डर दिया गया है। फिलहाल पांचों जुडिशियल कस्टडी में। इंसेस्टुअस रेप यानी कि परिवार के किसी सदस्य द्वारा किया गया बलात्कार। दुनिया भर में इस तरह के बलात्कार को बेहद संगीन जुर्म माना जाता है और अक्सर इस तरह के जुर्म के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। 1983 में हमारे देश के रेप लॉज में काफी महत्वपूर्ण सुधार आए और उनमें से एक था रेप के लिए मिनिमम सजा, जो इस वक्त है 7 साल बामशक्कत। साथ ही कस्टोडियल रेप केसेस में मिनिमम 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा तय की गई है। कस्टोडियल रेप वो होता है जहां अपराधी अपनी पोजीशन का फायदा उठाता है, जैसे पुलिस ऑफिसर, जेल का वार्डन, हॉस्पिटल स्टाफ, सरकारी ऑफिसर वगैरह वगैरह। बच्चे माँ बाप की कस्टडी में होते हैं तो कॉमन सेंस की बात है कि पिता या पिता समान रिश्तेदार जो गृहस्थी का कर्ता धरता है, फैमिली का हेड, यदि ऐसा शख्स अपनी कस्टडी में किसी बालिग या नाबालिग बच्चे का यौन शोषण करता है तो वो सीधे सीधे कस्टोडियल रेप के दायरे में आना चाहिए। कानूनी परिभाषाओं में सुधार लाए जा सकते हैं, सजा और सख्त की जा सकती है, लेकिन इंसेस्ट और इंसेस्टुअस रेप को लेकर एक और महत्वपूर्ण पहलू है और वो है सामाजिक डिनायल। हमारा समाज इंसेस्ट के बारे में, परिवार के सदस्यों के बीच लैंगिक संबंधों के बारे में बात करने से भी कतराता है। हम इस तरह से पेश आते हैं जैसे ऐसा कुछ होता ही नहीं है, और अगर होता भी है तो विदेशी मुल्कों में होता होगा। हमारे यहाँ तो ये असंभव है। इससे बड़ा झूठ नहीं हो सकता, क्योंकि ऑफिशियल और अनऑफिशियल आंकड़े ये बताते हैं कि हमारा देश इंसेस्ट और इंसेस्टुअस रेप दोनों में टॉप करता है। लेकिन परिवार की गरिमा, खानदान की इज्जत जैसे शब्दों के बोझ के नीचे ये बेहद घिनौनी और चिंताजनक सामाजिक समस्या दबाई जाती है, छुपाई जाती है, नकारी जाती है। बच्चों पर लगे मानसिक घाव काफी हद तक नजरअंदाज किए जाते हैं, ये सोचकर कि बड़े होने पर बच्ची या बच्चा सब कुछ भूल जाएंगे, समय सब ठीक कर देगा। पर ऐसा होता नहीं है। इंसेस्ट और इंसेस्टुअस रेप दोनों के पीड़ित दरअसल एक तरह की उम्र कैद की सजा काटते हैं, एक ऐसी मानसिक काल कोठरी में जहां से निकलना बेहद मुश्किल होता है। पर यह असंभव नहीं है। एजुकेशन, डिस्कशन और लेजिस्लेशन, ये सब मजबूत हथियार हैं हमारे बच्चों की रक्षा करने के लिए। दर्शकों, हम और आप ये ना सोचें कि किसी और के बच्चों की समस्या है। यकीन मानिए, 53% हिंदुस्तानी बच्चों का किसी न किसी रूप में यौन शोषण हुआ ही होता है। कुंती, सूरज, अरे कहाँ मर गया तुम लोग? प्रणाम। प्रणाम। अरे नमक डाल प्रणाम प्रणाम पे। केसरी कहाँ है? आई क्यों नहीं अभी तक? पता नहीं महेंद्र बाबू, 2 दिन से देखा नहीं है। परसों निकली थी यहाँ से, अभी तक आई नहीं। तुम लोगों ने उसे भगा दिया? हाँ? नहीं नहीं, हम ऐसा सोचने की हिम्मत भी नहीं कर सकते। देखो, महीना हम सबके मालिक हैं, पर अभी बहुत गुस्से में हैं।
अगर केसरी नहीं मिली ना तो कुछ भी हो सकता है। बाबू हमें दिखी ना तो वहीं के वहीं घसीट कर भाईना के कदमों में डाल देंगे। इससे तो अच्छा है कि लड़की मर जाए, बस हमें वो दिन देखना ना पड़े। जा जल्दी, काम जल्दी करो। कहाँ है वो? वो कहाँ गई होगी वो? कहीं नहीं भाग सकती भैया। उसके घर के बाहर अपने आदमी है। उसकी दोस्त है ना मेघा, उसके घर के बाहर भी गांव के हर कोने कोने में अपने आदमी है। अपना गांव छोड़कर दूसरे गांव गई होगी। 13 साल की लड़की जंगल क्या पार करेगी भैया? जंगली बिल्ली है वो, ढूंढो उसे महेंद्र, ढूंढो। हमारे साथ ऐसी दगाबाजी नहीं कर सकती। लाऊंगा भैया, चाहे जो भी हो, आपके कदमों में जरूर लाऊंगा उसे। महेंद्र बाबू, इससे आगे नहीं जा सकते हम। जंगल बहुत घना है और यहाँ बड़े बड़े जानवर हैं। साले जानवर और जंगल के डर से तुम लोगों की लंगोट गीली हो रही है। फिर वो पिद्दी सी लड़की जंगल में अकेले कैसे गुजारा कर रही होगी। ध्यान रखो इधर उधर, वो बाहर जरूर आएगी। और आते ही धर दबोचो, सीधा भैना के सामने हाजिर करो, क्योंकि जब तक लड़की नहीं मिलेगी ना, भैना शांत नहीं बैठेंगे। बाली पर्वत, केऊंझार जिला, उड़ीसा। इन घने जंगलों में 13 साल की एक बच्ची केसरी छुपी हुई थी। इस गांव का जमींदार हाथ धोकर उसे ढूंढ रहा था। केसरी की मां और उसका भाई ये उम्मीद कर रहे थे कि वो केसरी का चेहरा कभी ना देखें। इस 13 साल की लड़की ने ऐसा भी क्या कर दिया था? ये वही लड़की थी जो कुछ दिनों पहले तक मासूमियत के आंचल में अपने बचपन को अलविदा कह रही थी। चल मेरे घर जाके खेलते हैं। ना रे, माँ की मदद करनी है, खेत पे जाना है। कल खेलते हैं ना, पक्का। ए केसरी, हाँ खाना खाया तूने? ना। आजा आजा, खाना खा ले। पखाला खाइबू? आज नहीं काकी, कल आती हूँ ना, पक्का। आज काम है ना। हो जा। काट देती हूँ। आज फिर देर हो गई तुझे? हाँ? तू और वो मेघा बकरी चराने भेजो तो खुद खेलने लग जाती है और फिर समय का कोई ठिकाना ही नहीं। घर, माँ, काम सब भूल जाती है। गलती होगी माँ, फिर ऐसा नहीं होगा। जा जा, देख तेरे सूरज दादा से 3 रुपये ले और दुकान से दाल ले आ, नहीं तो रात को खाने में कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं यूं गई और सीधे घर पे जाती हूँ और फिर दाल भी भिगो के रखती हूँ, ठीक है? जा जा। भाई 3 रुपए देना ना, माँ ने दाल लाने के लिए कहा है। ले 5 रुपए, घर जाके 2 लौटा देना। क्या आप भी भाई, मैं थोड़ी लेके भाग जाने वाली हूँ। काका 3 रुपए का दाल देना ना। देख भाई, इस बार भैना का कुर्ता एकदम राजा महाराजा की तरह सिलना चाहिए, बिल्कुल शानदार। आप बिल्कुल फिक्र मत करिए महेंद्र बाबू,
पिछली बार भाईना ने जो मेले में कुर्ता पहना था उससे 100 गुना ज्यादा बेहतर इस बार होगा। मीठी बात मत कर, परसों मेला है, तब तक सिल जाएगा कुर्ता। अब बिल्कुल सिल जाएगा, मैं पूरी रात खुद लगा रहूंगा जब तक कि आपका कुर्ता सिल न जाए। अगर नहीं सिला तो तेरी सारी सिलाई खोल दूंगा। अब भाईना शानदार कुर्ता बन जाएगा। ये देखिए, ये कपड़ा देखिए, ये कटक से मैंने खास तौर से आपके लिए मंगवाया है। दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता के लोग इस तरह के कपड़ा पहनते हैं। आप इसे पहन के बिल्कुल छा जाएंगे। अरे वाह भैया, इस कुर्ते में तो आप एकदम से दूल्हे राजा लगोगे, 20-22 साल के छबीले। सुनो सुनो सुनो, बाली पर्वत के गांव वालों सुनो, आज नहीं, कल नहीं, परसों परसों बाली पर्वत के खुले मैदान में लग रहा है मेला। आप सभी को आना है, मस्ती में झूमना है, नाचना है, गाना है, और सभी लड़कियां हीरोइन बनकर आएंगी और सारे लड़के हीरो बनकर आएंगे, क्योंकि वो चुनेंगे अपनी मनपसंद हीरोइन। खेल होगा, मजे होंगे और साथ ही में दिखाई जाएगी फिल्म मुंह ताते लब करूची। तो सुनो सुनो सुनो, बाली पर्वत के सभी गांव वालों, जरा मेरी बात ध्यान से सुनो। परसों मेले में पहुंचिए बाली पर्वत के खुले। देश के हर गांव में आज भी मेला बहुत मायने रखता है। बाली पर्वत गांव का ये सालाना मेला साधारण नहीं है। यहाँ जिंदगियों का मेल होता है, तकदीरों का खेल होता है। इस मेले में अगर किसी लड़के को कोई लड़की पसंद आ जाए तो बस वो उसी वक्त सिंदूर से उसकी मांग भर देता है और उसी पल से वो लड़की उसकी पत्नी हो जाती है। इस इलाके की हर लड़की को आभास होता है कि वो कभी ना कभी किसी ना किसी मेले में अचानक किसी पुरुष की पत्नी बन सकती है। लड़की की मर्जी कोई मायने नहीं रखती। खाने का मजा किरकिरा कर रहा है, दूध पिलाओ से, जाए से। ₹2 पागल हो गई, 8 आना ले। भाई 5 खेल खेलने हैं तो ₹1 ले। अच्छा ठीक है, ₹1.5 देना, जल्दी देना। खुश? ए केसरी, हाँ शीघ्र आसिबू, देर राती तक सिनेमा देखते मत बैठना। ठीक है माँ, खड़े खड़े देख लूंगी। अखिलेंद्र गांव का जमींदार था, स्टेटस में शायद सबसे ऊंचा। उसकी पहले 4 शादियां हो चुकी थी। पहली जब वो 24 साल का था, दूसरी जब वो 32 साल का था, तीसरी जब वो 38 साल का था और चौथी शादी 44 साल की उम्र में। अब वो 50 का होने वाला था। उसकी 2 बीवियां गुजर चुकी थी, एक बीवी को उसने छोड़ दिया था, अब सिर्फ चौथी बीवी उसके साथ रहती थी। अब 50 की उम्र में वो 5वीं शादी करने चला था और दुल्हन का नाम था केसरी। जी हाँ, ये वही 13 साल की लड़की थी जो इस मेले में घूमने आई थी। अखिलेंद्र उसे अपनी पत्नी बनाने वाला था, लेकिन ये उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। उसकी पहली 4 पत्नियां बालिग होने से पहले ही उसकी जागीर बन गई थी। रो क्यों रही है? माँ, जमींदार ने मेरे मांग में सिंदूर भर दिया। कह रहा था कि वो आज से मेरा स्वामी है।
तुझे तो खुश होना चाहिए। तेरे मांग में उसने सिंदूर नहीं सुना भरा है, सुना। राज करेगी तू, मेरी रानी। माँ, से बुढ़ा अच्छी। अरे बूढ़ा हो या जवान, मर्द मर्द होता है। उसकी ताकत उसकी दौलत में होती है। मुझे नहीं चाहिए ऐसा मर्द। मैं उसकी स्त्री नहीं बनूंगी। स्त्री नहीं बनूंगी का क्या मतलब? तुम उनकी स्त्री बन गई हो और वो तुम्हारे स्वामी, तुम्हारे सब कुछ। नखरे ना करना उनके सामने। मैं उनकी स्त्री कभी नहीं बनूंगी माँ, कभी नहीं, कभी नहीं बनूंगी। केसरी, केसरी। अरे ऐसे ही होता है केसरी। लेकिन इतना बुढ़ा स्वामी मुझे नहीं चाहिए। अरे केसरी, जमींदारों की उम्र नहीं होती। गंजा जमींदार। गंजा हुआ तो क्या हुआ? तुझे जिंदगी भर 2 वक्त खाना तो मिलेगा ना। उसके जिंदगी का क्या माँ? वो तो ऐसा लगता है कभी भी मरेगा, पर फिर मेरा क्या होगा? तू भी 2 चमाट। अपने स्वामी के बारे में ऐसी बातें नहीं निकालते। वो मेरा स्वामी नहीं है। अरे मांग भरी जा चुकी है तेरी। स्वामी है वो तेरा। थोड़ी सी होशियारी की हम सबकी खाल उतरेगी। गांव निकाला करा देगा हमारा वो। और वैसे भी अब तुझे दूसरा मर्द नहीं मिलने वाला। शादीशुदा औरत है तू। नहीं चाहिए मुझे कोई दूसरा स्वामी। घर बैठूंगी मैं। और खाएगी क्या घर बैठ के तू? है? मैं तेरी जिंदगी भर की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। कल ही तुझे अपने घर वापस जाना पड़ेगा। और जितनी जल्दी तू ये बात समझ लेना, उतना ही हम सबके लिए अच्छा है। वो जमींदार का घर ही अब तेरा घर है। चल जल्दी मारक। सुना है कि दूसरी ला रहे हो। हाँ, आज से तू अंदर वाले कमरे में पड़ी रहे। सरकार, वो मान जाएगी। थोड़ा सा घबरा गई है। हम जुबान देते हैं, उसे आपके घर पहुंचा देंगे। मैं चाहूं तो केसरी को जबरदस्ती लेके जा सकता हूं, पर मैं ऐसा करूंगा नहीं। मैं चाहता हूं प्यार से, तरीके से वो मेरे घर आ जाए। और वैसे भी वो मेले में मेरा मुंह काला कर चुकी है। बात सिर्फ मेरी नहीं, उसने गांव की पुरानी परंपरा को तोड़ा है। माफी नहीं मिलेगी। नहीं चाहिए मुझे माफी। नहीं करनी है शादी। मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। ऐसे बात करते हैं स्वामी से। शाम तक देखूंगा। अगर ये नहीं आई तो गांव की पंचायत बुलाकर तुम लोगों का बहिष्कार करवाऊंगा। चल महेंद्र। केसरी की ये बगावत, ये अकड़ सिर्फ उसके परिवार वालों को ही नहीं, बल्कि पूरे गांव को तकलीफ में डाल रही थी, धमका रही थी। सदियों से चली आ रही प्रथा को चैलेंज किया गया था। पाप है पाप। ये लड़की केसरी पूरे गांव को सजा दिलवा के रहेगी और हम ऐसा होने नहीं देंगे। बात सिर्फ मेरी नहीं है, बात उसूल की है, लाज की है, मर्यादा की है। हम सब लोग मरकर जब स्वर्गलोक में जाएंगे तो अपने पूर्वजों को क्या मुंह दिखाएंगे? हाँ भाईना, मैं एक बात बोलना चाहती हूँ और सभी गांव को मैं हाथ जोड़कर कहती हूँ, केसरी को छोड़ दीजिए। केसरी अभी बच्ची है। भाईना, आपकी तो 4 बीबियां हो चुकी है। भाईना दया करो तू। क्या कहना चाहती है निर्मला? तो उसकी तरफदारी कर रही है या मेरी बुराई? नहीं भाईना, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि हमें कानून के हिसाब से चलना चाहिए और हमारे देश का कानून बच्चों की शादी को गलत मानता है। देश का कानून? कौन सा देश, कौन सा कानून? हमारा एक ही कानून है जो हमारे पुरखों ने बनाया। इस गांव का कानून। हमारा गांव एक राज्य में है और हमारा राज्य
एक देश में है, भारत देश, और भारत देश का कानून सबसे बड़ा कानून है। बकवास बंद कर निर्मला। 2 क्लास क्या पढ़ ली है स्कूल की? बहुत मास्टरी झाड़ रही है। इस गांव के कानून से बड़ा कोई कानून नहीं। अगर कल तक कुंती की बेटी केसरी भाईना के घर नहीं पहुंची तो पंचायत आदमी भेजेगी और उसे घसीट के इनके कदमों में डाल देंगे। अब केसरी भाईना की है और आखिर तक रहेगी। देख और मार मत खा मुझसे, चुपचाप जा। कोई गरीब अगर मांग में सिंदूर भरता तो एक मुट्ठी चावल के लिए तरसती। उसके सर पर बाल होते पर जेब खाली, क्या करती फिर? इससे अच्छा रिश्ता तेरे लिए हो ही नहीं सकता, समझा इसे? जा केसरी, मैं कह रहा हूं तुझे, जा। जा रही हूँ। जगन्नाथ ने तुझे सही रास्ता दिखाया है बेटी, तुझे अकल दी। हाँ? हमें बुला दे कि कोई दुख नहीं है और तेरी जिंदगी की हर एक सांस उस जमींदार के हाथ में है। तू उसे खुश रखेगी, तू खुश रहेगी। हाथ हिलाते जाएगी क्या? कपड़े तो लेती जा। लौट के ले लूंगी माँ। जंगल में पहला दिन केसरी के लिए बहुत ही मुश्किल रहा। 13 साल की ये बच्ची घने जंगलों में अकेली थकान की चादर ओढ़कर सो गई। कुंती, बेटी के ऊपर तुम जरा सा लगाम लगाकर नहीं रख सकी? पूरे गांव के मुंह पर गोबर मल के गई है। ये सब लोग मिले हुए हैं, इनको गांव से बाहर निकालना होगा। भाई ना आपके सामने पीटा था। आपको तो पता है हम परंपरा में कितना विश्वास करते हैं। अब लड़की पागल है तो उसकी सजा भाई और माँ को क्यों? क्योंकि उसे पकड़वाने में तुम लोग मदद नहीं कर रहे हो। कहाँ है केसरी? मर गई होगी, जंगली जानवर खा गया होगा। श्राप है उसे, माँ का श्राप। मर जाए ऐसी बेटी जो घर का नाम खराब करे। वो आज से हमारी बेटी है ही नहीं, तो फिर उसके पापों की सजा हमें क्यों? हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ, दया करी भाई ना, दया करी। मुझे लगता है हमें इंतजार करना चाहिए। अगर 2 दिन में लौटती है तो ठीक, नहीं तो उसे मरा हुआ घोषित कर देंगे।
जंगल में 8 दिन 8 रातें अकेले काटने के बाद केसरी पूरी तरह से हताश हो चुकी थी। उसकी सारी शक्ति खत्म हो गई थी। मायूसी से घिरी 13 साल की केसरी ने अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला कर लिया। पर यह बच्ची आत्महत्या करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। उसे चट्टान से कूदने में डर लग गया और केसरी बच गई। जंगल में 9 दिन 9 जन्मों की तरह साबित हुए। मानो 9 किश्तों में डर, मायूसी, थकान, बेबसी ये सभी खत्म हो गए। केसरी के अंदर अब एक नया जोश आ गया था, जो मानो मां प्रकृति ने उसे वरदान स्वरूप दे दिया था। अब केसरी चल पड़ी, लेकिन अपने गांव की तरफ नहीं, बल्कि उस तरफ जहां वो कभी गई ही नहीं थी। चलते चलते केसरी ब्रह्मनीपाल आउटपोस्ट पहुंची और सबसे पहले वहां के पुलिस स्टेशन में जाकर उसने मदद के लिए दस्तक दी। नौ दिनों 9 राती तो मैं जंगल में अकेले। हाँ, आप मेरी मदद करेंगे ना? देखो बेटा, तुम एक बहादुर बच्ची हो, बहुत बहादुर हो तुम। लेकिन मुझे वापस गांव जाने की हिम्मत नहीं है। मेरी माँ और सूरज भैया मुझे उस बुड्ढे के पास भेज देंगे। कोई नहीं भेजेगा। तुम्हारी मर्जी नहीं है तो तुम्हें कोई कहीं नहीं भेज सकता। केसरी रो मत। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे गांव में कोई तो होगा जिस पे तुम भरोसा कर सकती हो? तुम्हारा कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार? हाँ, मेरी एक दोस्त है, मेघा। इंस्पेक्टर साहब, ये गांव का आपस का मामला है। अगर आप बीच में पड़े तो खून खराबा होगा। चुप! देखते हैं कौन आगे आता है खून खराबा करने। और किसने कहा कि चोरी डकैती नहीं हुई? इस आदमी ने और तुम सब ने मिलकर भारत के संविधान को लूटा है, और तुम सब लोग एक मासूम की जिंदगी बर्बाद कर रहे थे। ये किसी हत्या से कम नहीं है, समझे? और तुम तो बहुत अमीर सेठ हो ना। एक आईना नहीं है तुम्हारे पास? कभी शक्ल देखिए अपनी। चिता पर जलने के लिए शरीर तैयार है, जवानी की एक बूंद नहीं बची है, और एक बच्ची को औरत बनाने चले थे। थाने में चलो। आज की रात थाने में रहने के बाद कभी सुहागरात मनाने के लायक नहीं रहो। चलो चलो अपने घर जाओ। सब रहने दो ना सर। चलो भल्ला झियोटे ए टिके खाइनियो आ टिके खाइनियो ए देखो खोल भल्ला झियोटे मो। केसरी, हमने जमींदार और तुम्हारे भाई सूरज दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। साहेब खूब भलो करचंती। फिर भी साहेब कोई भी केसरी को गांव वापस ले जाना बहुत मुश्किल होगा, काहे कि ना गांव वाले बहुत गुस्से में हैं। कुछ भी कर सकते हैं बच्ची के साथ। मैंने कटक की एक संस्था से बात की, वो लोग बच्चों की देखभाल करते हैं। केसरी, अब वो तुम्हें भी अपने साथ ही रखेंगे। लेकिन काका, मैं कटक क्यों जाऊंगी? मुझे तो अपने गांव में रहना है ना। वहाँ पे माँ है, मेघा है,
खेत है, सब कुछ है। बेटा वहाँ सब कुछ है, बस एक चीज नहीं है, सुरक्षा, तुम्हारी सुरक्षा। कभी भी कोई सरफिरा कुछ भी कर सकता है। ये संस्था वाले तुम्हारी अच्छी देखभाल करेंगे, तुम्हें अच्छी जिंदगी देंगे। आओ केसरी। नमस्कार। नमस्कार, मैं शालिनी। मुझसे ही आपकी बात हुई थी फोन पर। ये है केसरी, मैंने इसके बारे में ही आपसे बात की थी। बड़ी प्यारी बच्ची है, और जितनी प्यारी है उतनी बहादुर भी है ना? केसरी, तुमने मुझे काका कहा था, तो तुम मेरी प्यारी सी सुंदर सी बेटी हो। कोई भी कष्ट हो तो अपने इस काका को याद करो, ठीक है? केसरी, तुम्हें यहाँ कोई कष्ट नहीं होगा। देखो तुम्हारे जैसे कितने बच्चे हैं यहाँ। यहाँ तुम नए नए लोगों से मिलोगी, नई नई बातें सीखोगी, और खास करके अपने पैरों पे खड़े होना सीखोगी। में भारत के राष्ट्रपति ने केसरी को नेशनल ब्रेवरी अवार्ड से सम्मानित किया। केसरी 7 साल तक कटक के चाइल्ड हेल्पलाइन होम में रही। जब वो 18 की हुई तो उसने चाइल्ड होम छोड़ने की बजाय वहीं नौकरी करना पसंद किया। 2012 में 20 साल की उम्र में केसरी अपने गांव लौटी। गांव आकर उसे पता चला कि उसकी मां कुंती ने दूसरी शादी कर ली थी और वो गांव छोड़कर चली गई थी। उसके बड़े भाई सूरज ने उससे कोई भी रिश्ता रखने से इनकार कर दिया था। केसरी को यह भी पता चला कि गिरफ्तारी के सिर्फ 8 दिन बाद जमींदार अखिलेंद्र और उसके भाई सूरज की जमानत हो गई थी, और जमानत पर छूटने के बाद अखिलेंद्र ने एक और शादी कर ली। इसकी वजह से केसरी ने बाली पर्वत गांव छोड़ने का फैसला किया और वो जजपुर जिले के फूलाझारी गांव में अपनी चाची के पास रहने आ गई। यहाँ केसरी अपनी जीवनी कमाने की कोशिश कर रही है। उसने अपने पैरों पर खड़े होने का संकल्प कर लिया है। हमने इस केस के बारे में आपको क्यों बताया? क्या इसे दिखाना जरूरी था? हमारे राष्ट्रगीत में हमारे देश के अलग अलग राज्यों का वर्णन है, लेकिन हम में से कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें इन राज्यों के बारे में पता भी नहीं है। और इन राज्यों में ऐसे लाखों लोग हैं जिन्हें हमारे राष्ट्रगीत के बारे में नहीं पता, राष्ट्र के संविधान के बारे में नहीं पता, राष्ट्र की परिभाषा नहीं पता। पिछड़ेपन के दलदल में धंसे हमारे देश के इन हिस्सों में अपने हक के लिए खड़े होना मानो नामुमकिन है। ऐसे हालात में एक 13 साल की लड़की केसरी ने जो कर दिखाया वो अद्भुत था। 9 दिन 9 रातें जंगल में बिल्कुल अकेले,
ये किसी कमांडो ट्रेनिंग से कम नहीं था। उसके बाद उस बच्ची ने बड़ी समझदारी से पुलिस की मदद मांगी और उसे मदद मिली भी। पर सवाल ये उठता है कि केसरी को इस यातना से गुजरना ही क्यों पड़ा? पुलिस और प्रशासन तब क्या कर रहे थे जब खुलेआम गांव के मैदान में बच्चियों की मांग में सिंदूर भरकर उन्हें इंस्टेंट कॉफी की तरह इंस्टेंट पत्नियां बनाया जा रहा था। और ये घिनौनी हरकत कई सालों से चली आ रही है। आधुनिक भारत में लोग हर 6 महीने में अपना मोबाइल फोन बदलते हैं, कंप्यूटर बदलते हैं, लेकिन पिछड़े हुए भारत में सदियों से कुछ नहीं बदलता। न लोग, न सोच, न जिंदगी। आखिर ऐसा क्यों है? गांव और कम्युनिटीज के लेवल पर गैर संवैधानिक फैसलों और फतवों के खिलाफ जाने से सरकारें आखिर इतना हिचकिचाती क्यों हैं? वोट बैंक पॉलिटिक्स शायद सरकारें बचाती है पर देश को जरूर डुबाती है। अगर हम चाहते हैं कि सरकार में ऐसे लोग हों जो पिछड़ेपन को बनाए रखने की बजाय उसे दूर करें, तो हम सभी भारतीयों को बहुत सोच समझकर लार्जर पिक्चर को मद्देनजर रखते हुए वोट करना होगा। एक ऐसे भारत की कल्पना करनी होगी जहां हर गांव की केसरी 13 साल की उम्र में ससुराल नहीं बल्कि हाई स्कूल जाए। एक ऐसा भारत जहां गांव हो या शहर, हर जगह एक ही कानून लागू हो, हर भारतीय को आगे बढ़ने का अवसर मिले। केसरी की गाथा को हमारी जिंदगी से अलग समझना बहुत बड़ी भूल होगी। 9 दिन और 9 रातें जो उसने जंगल में काटे हैं, ये पूरे देश के लिए दस्तक है कि दिल्ली अभी बहुत दूर है। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।